अफगानिस्तान की सूरत हाल के मद्देनजर इनखला जारी है। कुछ लोग पहले ही अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उन्हें उनके ममालिक में लाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने भी अफगानिस्तान से अपने शहरियों को वापस लाने का सिलसिला जारी रखा है। आज 4 हिंदुस्तानी शहरी एयर इंडिया के जरिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे और खुशी का इजहार किया। साथ ही हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। अब जो लोग बाकी बचे हुए हैं उन्हें भी दीगर ममालिक के रास्तों से हिंदुस्तान लाया जा रहा है। I'm very happy that I have reached my country. I want to thank to Indian government and Indian embassy in Qatar because whatever they have done to us, it's great. They have processed all the paperwork as soon as possible, and they evacuated from Qatar to India. I don't know what was happening outside because I was not working outside. I was working inside the US Army base, US NATO Army base. But because of the social media, I'm seeing that something bad happening outside. So we were not allowed to go outside and no one can come inside. So we were secure inside a perimeter where we were really safe. As far as outside concerned, I am not sure what was happening there. एयर इंडिया की खुसूसी परवाज काबुल से दिल्ली पहुंची। इस ग्रुप में 44 अफगान सिख शामिल हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 3 स्वरूप को भी साथ लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली गुरुद्वारे की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। दिल्ली गुरुद्वारे के सदर हरदीप कौर ने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है और गुरु जी की खिदमत की सआदत हासिल हुई है। आपको जानकारी है दैट गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप अभी रिसीव किए। Start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this. और हम साथ में यह भी आग्रह करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि जो हमारे लोग हैं इनकी जो CA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर तब्दीली करके अमेंडमेंट करके उसकी कट ऑफ डेट जो 2014 से 2021 की जाए, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से आए हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो भी अपना जीवन सुरक्षित यहाँ पे निवर कर सकें। उनके बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पढ़ सकें, लिख सकें। इस वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक विशेष वाहन वो यहाँ लाया गया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उसके स्वरूप को लेके जाने के लिए इसी विशेष वाहन से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम लोगों को देखा जा सकता है कि इस वाहन के साथ साथ जो जयकारा लगाने के वाले यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग जो यहाँ जो आए हैं यहाँ पर देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में जो सिख धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं बकायदा वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो अब यहाँ से जाएंगे। और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। भाई हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे सिख भाई हैं। पहले हमें इनकी सुरक्षा देखनी है, पहले हमें इनको गले लगाना है। ये हमारे सिख भाई हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हिंदुस्तानियों से प्रेम है। पहले हम अपने वतन को नहीं, अपने भाइयों को देखेंगे। आज तो तालिबान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ भी आज नारेबाजी हो रही है। आतंकवाद तो खत्म हो जाना चाहिए दुनिया से, आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। आपस में प्रेम भाईचारा रहना चाहिए। हमें बस अपने भाइयों की चिंता है। ये जो वाहन आया है इस वाहन में ही गुरु ग्रंथ साहिब को लेके जाएंगे यहाँ से? सब भाई जाएंगे, सबको प्रेम मोहब्बत से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ठीक पीछे जो वाहन है वो अब एयरपोर्ट पे लग चुका है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को यहाँ से लेकर यहाँ से तमाम जो लोग जाएंगे और दिल्ली स्थित जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद उनकी अरदास जो है आगे की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज बरतानिया की सरबराही में G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस मीटिंग को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन चेयर करेंगे। इजलास में कई मौजू हैं जिस पर गौर किया जाएगा, जिसमें इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अफगान काबुल से निकल सकें और क्या अमरीका तमाम अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए 31 अगस्त की आखिर
आखिरी तारीख से आगे रहने के लिए तैयार है। दरमियानी मुद्दत के लिए एक रीसेटलमेंट प्रोग्राम को किस तरह मजबूत किया जा सकता है और आखिर में तालिबान को एक जामिया हुकूमत बनाने की तरकीब कैसे दी जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और आगे के लाहे अमल पर बातचीत होगी। ये मीटिंग 11:30 बजे होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और दीगर लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बार बार जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा और दफा 370 के लिए कोशिशों में मसरूफ है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ मीटिंग भी की थी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। क्राइम ब्रांच गिरफ्तारी के लिए नासिक से रवाना हो गई है, जबकि नारायण राणे अबूरी जमानत के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। नासिक सिटी कमिश्नर ने राणे को गिरफ्तार करने के अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। दरअसल नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के आगाज से ही रियासत में सियासत जारी है। मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के बारे में काबिल एतराज़ बयान पर शिवसैनिकों में गुस्सा है। वहीं मुंबई में नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर भी नस्ब किए गए हैं। नारायण राणे ने उन पर लगाए गए इल्जामात को सिरे से खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। आम्ही पाहू ना त्याला काय पुरुषार्थ आहे पाहू। ज्या वेळेला उद्धव ठाकरे लाडच्या शिवसेना आम्ही तोडू असं म्हणाला, त्यावेळेला उद्धव ठाकरे थोबाडा फोडा, हा क्राईम नाही, हा गुन्हा नाही, का नाही दाखल झाला, का नाही झाला, त्याचं का नाही दिवस रात्र तुम्ही दाखवत, तो गुन्हा नाही का। मी असं माझं वाक्य आहे, 15 ऑगस्ट हा वर्धापन दिन ज्याला माहीत नाही, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागे सेक्रेटरीला विचारव आणि त्यावेळेला मी असतो तरला क्राईम होत नाही असं बोललो असतो। मी आता कानफाड फोडीन हा क्राईम आहे, तर समजून घ्या। वकिली विचारा कोणाला तरी, उगाच आपलं दांडा पुढे कोण ह्याच्यावर बोला त्याच्यावर बोला, काय आहे चेष्टा लावली। मी पण कॅबिनेट मंत्री आहे देशाचा। अहो देशात तुम्ही काय म्हणता, अहो देशाचा अमृत महोत्सव माहित नाही, हा देशाचा अपमान आहे, राष्ट्रद्रोह आहे। बीजेपी नारायण राणे की हिमायत में खड़ी हो गई है। बीजेपी एमएलए प्रमोद जठार ने कहा है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो कुछ कहा वो डर था कि सीएम को यौम आज़ादी के बारे में नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म का एहतराम करेंगे, लेकिन बीजेपी का हर कारकुन राणे साहब के साथ है। जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में, जो बड़ा साहब के साथ 40 साल राणे साहब रहते थे, वो ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसका उत्तर अगर ठाकरे भाषा में दे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष, ये सरकार भयभीत हुआ है और कार्यकर्ताओं का जल्लोष देख के यात्रा जरूर होगी, लेकिन माननीय न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। जो भी आदेश आएगा, हम आदेश की जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे वकील को, और हम न्यायालय का अवमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज होती है तो भारतीय जनता पक्ष का हर कार्यकर्ता उनके साथ होगा। नासिक तक नहीं, जहां जाएंगे वहां तक होगा। नारायण राणे की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने कहा है कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी बीजेपी ने बंगाल में कानून तोड़े थे। बीजेपी सिर्फ कानून तोड़ने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में
वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये भाषा, ये राजनीति कभी भी महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। नारायण राणे के मामले में नासिक के शिवसेना महानगर सदर सुधाकर का कहना है कि मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से सीएम के बारे में कहे गए अल्फाज गलत हैं। वहीं उन्होंने सख्त अल्फाज में नारायण राणे के बयान की मजम्मत की है। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया है वो गलत है। जनभावना और लोक भावना का अनादर है। शिव सैनिकों को चेतावनी देने वाला बयान है। राज शिष्टाचार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री पद का शपथ देते समय व्यक्तिगत द्वेष भावना, व्यक्तिगत दुश्मनी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए। जिस नारायण राणे को बाला साहब ने मुख्यमंत्री किया, उसी नारायण राणे ने बाला साहब के पुत्र की जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव साहब के खिलाफ स्टेटमेंट किया है। वो निश्चित रूप से आक्षेपार्ह है। हम शिवसैनिक जो है बहुत संतप्त हुए। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, नारायण राणे मामले को लेकर के सियासत काफी तूल पकड़ती जा रही है। देखिए, जिस तरह से नारायण राणे का स्टेटमेंट आया उसके बाद आज महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिवसेना काफी आक्रामक नजर आ रही है। कई जगहों पर नारायण राणे के पुतले को फूका गया, तो कई जगहों पे उनके पोस्टर पे स्याही फेंकी गई, तो कई जगहों पे पोस्टर्स लगाए गए, अलग अलग वक्तव्य उसके अंदर लिखे हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि नासिक में इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट हुई है, वहीं पे बीजेपी के जो दफ्तर है उसे तोड़ दिया गया है शिवसैनिकों की तरफ से। इसे लेकर अब नासिक की जो पुलिस है उसकी एक टीम रवाना हो चुकी है कोकण की तरफ, जहाँ जाके नारायण राणे को उन्हें गिरफ्तार करना है, इसके बाद कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट के बाद किस तरह की अगली रणनीति है उसे तय करना है। इस पूरे मामले को लेकर नारायण राणे ने अपने जो वकील है उनके साथ भी चर्चा की है। हो सकता है नारायण राणे इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाए। कुछ देर पहले जिस तरह नारायण राणे ने अपनी भूमिका रखते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें किसी तरह का क्रिमिनल मामला दर्ज हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने महज सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो वो कह सकते थे। और जिस तरह से उनकी जो जनसभा यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा, वो अभी भी शुरू है चिपलून में, लेकिन वहाँ का नज़ारा साफ तौर पे देखने मिल रहा है कि जिससे ही ये यात्रा शुरू हुई चिपलून के, वहाँ पे शिवसेना और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई है। उनके कार्यकर्ता आपस में आमने सामने नजर आए हैं। पुलिस सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। दोनों के बीच में नारेबाजी चल रही है। जिस तरह से शिवसेना काफी नाराज नजर आ रही है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया है थप्पड़ मारने को लेकर, उनकी ये जो भूमिका है इसे लेकर हर तरह से जहाँ से निषेध तो जरूर किया जा रहा है। शिवसेना हर जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुंबई हो, रत्नागिरी है, कोकण है, इन सब इलाकों में साफ तौर पे देखने मिल रहा है कि शिवसेना लगातार नारायण राणे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। भले ही इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी केंद्रीय मंत्री को इस तरह से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, उसका एक रूल एंड फॉलो है। लेकिन जिस तरह से नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले में फैसला लिया, उसके बाद एक टीम रवाना किया है, तो हर कानूनी दाव पेच को उन्होंने स्टडी किया है और किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक आम जनता नहीं है। नारायण राणे एक राज्यसभा के सदस्य हैं, देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे वक्त में उनके ऊपर कार्रवाई करना अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात। हिंदुस्तान में जहां तकरीबन हर शहर पानी के लिए खुद इन्हिसारी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं अब साफ तरीन शहर इंदौर को अब मुल्क का पहला वाटर प्लस शहर का दर्जा दे दिया गया है। किसी शहर को वाटर प्लस तभी करार दिया जाता है जब उसका सीवरेज दरिया या नाले के पानी में नहीं गिरता और उसके गटर के पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिशन वाटर खसूसी रिपोर्ट देखिए। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या अन्य इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है हम लोग उसको 100% ट्रीट करें
और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है उस पर काम करने का है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, चूँकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे वो। दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो ये कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेकर मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला देते हुए एक कांस्टेबल की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरअसल डीजीपी की जानिब से पुलिस फोर्स में दाढ़ी न रखने के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस हुक्म की तामील न करने पर अयोध्या के खंडसा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को मुअत्तल करते हुए चार्जशीट जारी की गई थी, जिसके खिलाफ मोहम्मद फरमान ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने कहा कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना आईनी हक नहीं है। साथ ही अदालत ने हुक्मनामे की मुअत्तली और चार्जशीट में मुदाखलत से इनकार कर दिया। दरहकीकत कांस्टेबल मोहम्मद फरमान ने इसके पीछे दलील दी थी कि मजहबी आज़ादी के तहत दिए गए हकूक़ पामाल हो रहे हैं, क्योंकि हर एक को मजहबी आज़ादी के तहत दाढ़ी रखने का हक है। अदालत में मोहम्मद फरमान ने अपनी दरख्वास्त के तहत अदालत में डीजीपी के उस सर्कुलर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी जिसमें डीजीपी ने 26 अक्टूबर 2020 को हुक्म दिया था कि पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर कांस्टेबल मोहम्मद फरमान को मुअत्तल कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया है और मोहम्मद फरमान की अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। मुल्क में आज कोरोना टीका लगाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने एक बार फिर अपनी मुहिम तेज कर दी है। रियासत में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई तो जा चुकी है, लेकिन उसमें कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने वालों की तादाद 60% और दूसरा डोज लगाने वालों की तादाद सिर्फ 12% है। हुकूमत ने 100% कोरोना टीकाकरण के लिए 25 और 26 अगस्त को कोरोना टीकाकारी महाअभियान चलाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह इस ताल्लुक से आज दोपहर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और इंचार्ज वजीरों से बातचीत भी करेंगे। पच्चीस और 26 अगस्त को दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पहले दिन 25 तारीख को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे निर्धारित सेंटर्स पर, लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकंड डोज लगाएंगे। सेकंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है और इसलिए सेकंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से
हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्मगुरु। उज्जैन में गुज़िश्ता दिनों मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के मामले में जहां पुलिस के जरिए 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सतही सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लीडर रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को खुश करने में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि नेहरू और इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी को छोड़कर जिन्ना की पैरवी करने लगी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी लीडर रामेश्वर शर्मा के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे को भगवान मानने वालों को कांग्रेस को मशवरा देने की जरूरत नहीं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जहां पर नारे लगने के मामले को लेकर के अभी तक कार्रवाई भी सही से नहीं हुई है, ये वजाहत भी नहीं हुई है कि नारे लगाए कि नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस है कि एक दूसरे को नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों को इलेक्शन में वोट चाहिए और दोनों को जो है जनता के बीच में पहुंचना है। वहां पर जो दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया शेर काजी के उस बयान पर कि शेर काजी ने कहा था इस मामले की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, तो सच का सच सामने आ जाएगा। और उनका ये कहना था अगर लोगों ने ऐसा किया तो उनको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट था उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर, सीनियर लीडर रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जो है कांग्रेस न सिर्फ अंधी हो गई है बल्कि उसने जो है इंदिरा और नेहरू की जो है कांग्रेस को अब जिन्ना की कांग्रेस बना दिया है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस ने भी उनको जो है गोडसे की आइडियोलॉजी वाली और गोडसे को भगवान मानने वाली जो पार्टी बनाया। तो दोनों पार्टियों की जो सियासत है वो इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में न सिर्फ जो है जमीनी इंतखाबात 4 सीटों को होने हैं, बल्कि यहाँ पर नगर निगम के जो है बलदियाती इंतखाबात और पंचायत की भी इंतखाबात होने हैं। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति उस पर चल रही है और दूसरी जो है हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर है। और दोनों का मकसद यही है कि किस तरह से अपने वोट बैंक को बनाए रखा जाए। बिल्कुल मेहताब आलम, दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से अपने वोट बैंक को सिक्योर किया जाए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियसों से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियसेस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।